नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, गुजरात चुनाव के बाद पूरे हिंदुस्तान की नजर अब जम्मू कश्मीर पर है। गुजरात चुनाव जिस तरह से खास माना जा रहा है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर का चुनाव भी बेहद खास है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महासंग्राम में जम्मू कश्मीर के नतीजे बहुत असरदार होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। संवैधानिक बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव, कैसे यह चुनाव बेहद खास होने वाला है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। एक के बाद एक सभी राजनीतिक दलों में बड़े बदलाव की खबरें आ रही हैं। सभी पार्टियां अपने संगठन में बड़ा उलटफेर कर रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को चुनावी मोड़ में लाने के साथ पार्टियां जम्मू कश्मीर की जनता के बीच अपना वोट बढ़ाने में जुट गई हैं। जनसंपर्क का दौर तेजी से चल रहा है। बड़े कार्यक्रम घाटी में चुनावी फिजा बनाने में लगे हैं। क्या है दलों की चुनावी रणनीति, मैं आपको सभी दलों की रणनीति के बारे में, तैयारी के बारे में आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी फाइनल स्टेज पर है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं की फाइनल लिस्ट आयोग ने जारी कर दी। करीब 84 लाख मतदाताओं की लिस्ट तैयार है, जिनमें करीब 45 लाख पुरुष मतदाता हैं, 41 लाख महिला मतदाता हैं, जो जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला करेंगे, जो तय करेंगे कश्मीर किसका होगा। इसके पहले परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। 7 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियों के बारे में भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज, बन जाती है राष्ट्र की आवाज। और गुजरात चुनाव के बाद अब फोकस जम्मू कश्मीर चुनाव पर शिफ्ट हो रहा है। गुजरात का हाई प्रोफाइल चुनाव संपन्न हो गया। अब सबकी नजर जम्मू कश्मीर पर टिकी। जम्मू कश्मीर चुनावी सभा सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट साबित हो रहा है। धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ। नए तरीके से परिसीमन भी किया गया। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। बदलते हालात को लेकर सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। बदलाव को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी। जनता के इसी फैसले का इंतजार सभी सियासी पार्टियों को है। जनता के इसी फैसले का इंतजार अब पूरे हिंदुस्तान को है। जनता का फैसला जो भी होगा, तय है, उसकी धमक बहुत तेजी से होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल बनने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जम्मू कश्मीर की सत्ता के दावेदार अपना दम दिखाने लगे हैं। सोमवार के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खास रहा। पार्टी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 117वीं बरसी को मनाने के लिए बड़ी तादाद में पार्टी समर्थक श्रीनगर के नसीम बाग में इकट्ठा हुए। जयंती के इस मौके पर पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को
सर्वसम्मति से एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसमें कश्मीर से 183, जम्मू संभाग से 396 और लद्दाख से 25 प्रस्ताव डॉक्टर फारूक के समर्थन में प्राप्त हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संविधान के तहत 3 साल बाद ब्लॉक, जिला, संभागीय और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं और इस बार कोरोना की वजह से 25 साल बाद चुनाव करवाया गया। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा था। फारूक अब्दुल्ला वर्ष 2009 के बाद से लगातार पार्टी के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। फारूक अब्दुल्ला 1981 में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। जून 2002 में उनकी पार्टी के प्रमुख पद छोड़ा था। उन्होंने अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। साल 2009 में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी प्रमुख का कार्यभार दोबारा संभाल लिया था। इसके लगभग 8 साल बाद साल 2017 के आखिरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के संगठन में चुनाव हुआ। फारूक अब्दुल्ला फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए। उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला ने अपनी सेहत उम्र का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी उन पर राज्य की राजनीतिक हालात का हवाला देकर अध्यक्ष बने रहने का दबाव बनाया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद से हटने की बात कही थी, जिसके बाद पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया की गई। इस बार का चुनाव अलग होगा, इस बार की चुनौती अलग होगी। इसे जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ा हर शख्स समझ रहा है। शायद यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सबके कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार चुनौती भरे चुनाव में पार्टी की कमान फारूक अब्दुल्ला संभाले। पार्टी के प्रतिनिधि की सभा में फारूक अब्दुल्ला के हाथों में कमान दे दी गई। अब उन्हें ही जम्मू कश्मीर चुनाव में पार्टी का झंडा बुलंद करना है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बेहद खास मानी जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ते देख पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के सभी आंतरिक चुनाव करवाने के गए, पार्टी चुनाव मोड में आ गई चुकी है। इसका बड़ा संकेत फारूक अब्दुल्ला के भाषण से मिलता है, जो उन्होंने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के समर्थन की भारी भीड़ के सामने दिया। अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को चार्ज करने के साथ फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला ने सुरक्षा बलों पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को किसी भी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। हर कोई फारूक अब्दुल्ला की सेना के लिए बयान की आलोचना कर रहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको फारूक अब्दुल्ला का वो विवादित बयान सुनवाना चाहता हूं, जिस पर जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त काफी ज्यादा उबाल देखा जा रहा है। मैं वजीर आला, इसे मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं। 2 इलेक्शन थे, मैं डोडा गया। डोडा में एक गांव में पहुंचा जहां इलेक्शन देना था उनको, वहां वोटिंग मशीन रखी थी। वहां पे मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो फौजी कैंप के अंदर उन्होंने वो मशीन रखी थी। और जब मैंने वहां पूछा यहां क्या हुआ, कहा यहां कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं गांव की तरफ चला। गांव की तरफ पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। एक दुकानदार था, उसकी बीवी थी दुकान। मैं बैठ गया, मैंने कहा मुझे चाय का एक प्याला। मीडिया ये सुन लीजिए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लोग किधर गए? उन्होंने कहा इन लोगों ने, हमें फौजियों ने कहा खबरदार मशीन के पास आओगे हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। खुदा
सुना क्या बात है? मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा इकट्ठे चलने हैं। हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान की जबरदस्त आलोचना हो रही है। सियासत में सेना को इस तरह से नहीं खींचा जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के बयान के विरोध में जो बयान सामने आया, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी जो स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने बयान दिया है कि 1996 में जब वो डोडा में पोलिंग के कनेक्शन में घूम रहे थे तो वहाँ पे आर्मी ने एक पोलिंग बूथ जो है उसको कैप्चर किया हुआ था और मशीनें अपने पास कैंप में रखी हुई थी। फारूक जी ये भी कहते हैं कि उस समय उन्होंने आर्मी को वार्न किया था कि इसके परिणाम जो हैं वो खराब होंगे। इनका ये जो बयान है ये बहुत ही बचकाना है, निंदनीय है, मिसलीडिंग है, मैनिपुलेट है और वोट बैंक सेंट्रिक है। साथ ही साथ ये उनकी पुरानी आदत है कि जब वो पावर में होते हैं तो उनके जो गाने होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं, जब आउट ऑफ पावर होते हैं तो वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी या इंडिया एज ए नेशन अगेंस्ट चले जाते हैं। ये उनकी एक पॉलिटिक्स का स्टाइल है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि 96 में मैं उड़ी में पोस्टेड था और उस समय हमने वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराए थे। हमारा जो काम था वो ये था कि पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना है और लोगों के दिलों से वो डर का माहौल ख़त्म करना है। अभी ये किस लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर इसको हम ये जोड़ के देखते हैं कि 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद इनकी जो रेलिवेंस है वो इनके लोगों में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये अपने आप को दोबारा रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा मुद्दा लेके लोगों के सामने जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभा में फारूक अब्दुल्ला ने आदेश देते हुए उमर अब्दुल्ला से कहा कि वो चुनाव लड़े। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी एक गलती का जिक्र किया। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2018 में पंचायत चुनाव का बहिष्कार करना एक बहुत बड़ी गलती थी। पार्टी को भविष्य में सभी चुनाव लड़ने की चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी घोषणा की थी कि वो अब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। इसी पर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने की कहा। विरोधियों से लड़ना है तो मैदान में उतरना होगा, चुनाव लड़ना होगा और मुंहतोड़ जवाब देना होगा। यही राजनीति और यही कूटनीति है। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल बनने लगा है। जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। पिछले दिनों 27 नवंबर को श्रीनगर में पीडीपी का युवा इकाई का बड़ा कार्यक्रम हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर से पीडीपी समर्थकों की भीड़ जुटी। इसी साल 12 मई को पार्टी की युवा विंग की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया। सभी पदाधिकारियों से उनके अधिकार वापस ले लिए गए। सिर्फ अध्यक्ष बनाए रखा गया। इसे उस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी मानी जा रही। पीडीपी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद पारा आतंकी राजनीतिक पुलिस गठजोड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए। बाद में जमानत पर छूटे। 27 नवंबर के कार्यक्रम में वहीद की मौजूदगी ने बड़ा संदेश दिया है। पार्टी चुनाव के जरिए समाधान के मूड में है। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार कश्मीर में पीडीपी की युवा इकाई का कोई इतना बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। महबूबा मुफ्ती ने अपने युवा कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कसने को कहा है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी बीजेपी ने हमसे छीना, पीडीपी उसे सूद समेत वापस लाएगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के विरोध में चुनावी मोर्चा संभालने के लिए मोटिवेट किया है। आप खुद सुनिए। मैं उस हिंदू
हिंदुस्तान की बात कर रही हूं, जिस हिंदुस्तान को गांधी जी का परपोता तुषार गांधी और जवाहरलाल नेहरू का परपोता राहुल गांधी आज तलाश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की गली गली में उस हिंदुस्तान की बात करती हूं। मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूं जो जवाहरलाल और गांधी ने मिलकर बनाया था, जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात थी, जहां पर सेकुलरिज्म की बात थी, जहां पर लोगों के हकूक की बात थी, जहां पर इंदिरा गांधी ने एक वोट से उसको हरा के इलेक्शन हारा। मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूं। बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है और हम इसको बीजेपी का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे, वो लिख के रख ले। मैं उन हिंदुस्तान के जो बैठे हैं बीजेपी वाले उनको बताना चाहती हूं, ये वो कश्मीरी है। जब हमलावर आए उस वक्त हिंदुस्तान की फौज यहां नहीं आई थी। हमारे हाथ में ना डंडा था ना बंदूक था, हमने हमलावरों को भगाया। इसलिए हमलावर मत बनो। हमलावरों को भगाना हमें आता है, कश्मीरियों को आता है। तच में वादा अल्लाह ताला से युताई जिंदगी सूद के समेत वापस लेंगे। तुझे बात सारी तुझे बात सूद के समेत। पीडीपी के मेरे सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव की तैयारियों के लिए पीडीपी में बहुत जल्द संगठन से जुड़े बदलाव होने वाले हैं। 7 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा 8 जनवरी को जम्मू में पार्टी बड़ी जनसभा की तैयारी में है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, कश्मीर चुनाव का टाइमलाइन बताना चाहता हूं, जिसका जिक्र देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान कहा था। अमित शाह से जब पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, सवाल के जवाब में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले परिसीमन होगा, फिर मतदाता सूची बनेगी, फिर चुनाव होगा और चुनाव के बाद ही पूर्ण राज्य का कोई फैसला निकलेगा। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि इसी क्रोनोलॉजी के सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पहले चुनाव आयोग की तैयारियों की पूरी होगी, परिसीमन होगा, मतदाता सूची में जुड़े काम पूरे होंगे, उसके बाद ही चुनाव करवाया जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की बात हो सकेगी। इससे पहले 5 अक्टूबर को होम मिनिस्टर अमित शाह साफ कर चुके हैं, जैसे ही चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार का काम को पूरा कर लेता है, लिस्ट सामने आने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। मैं आपको अमित शाह का वो पूरा बयान सुनवाना चाहता हूं, आप खुद सुनिए और समझिए। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या, बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनाव के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता था। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और अब एसटी का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक आयोग बनाया, जस्टिस शर्मा का आयोग। इसने फिर से एक बार एससी, एसटी, ओबीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर जातियों को जोड़ा और मैं आज कहने आया हूं, गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा, मित्रों, मिलने लगेगा। चुनाव आयोग की बात और पूरी तैयारी बता रही है कि सूबे में मतदाता का काम बहुत तेजी से हो रहा है। 25 नवंबर को मतदाताओं की फाइनल लिस्ट सामने आ गई। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 लाख से ज्यादा नए आवेदन मिले थे। कांट-छांट के बाद फाइनल लिस्ट में करीब 8 लाख मतदाताओं का इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंतिम मतदाता सूची में करीब 84 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 43 लाख पुरुष, 41 लाख महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर के 184 नागरिक शामिल हैं। परिसीमन का काम पूरा ही करने लिया गया है।
जम्मू कश्मीर में 7 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए गए। ऐसे में अब 6000 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 11 से 370 हो गई है। धारा 370 हटाए जाने के बाद एक बड़ा बदलाव कश्मीर के रहने वाले कुछ विशेष समाज के लोगों को लेकर हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही चुनाव होते थे। अब लोकसभा में भी यहां के वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और पश्चिमी पाकिस्तान से रिफ्यूजी वोट डालते, मगर विधानसभा के चुनाव में नहीं। लेकिन अब तो वो विधानसभा के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं। उन्हें भी जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट्स या नागरिक मान लिया जाएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, कश्मीर में चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2019 में हुए संवैधानिक बदलाव के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। संभावना यही जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अगले साल मार्च के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आ सकती है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा गर्मा गया है। अगले साल विधानसभा चुनाव तय मानकर राजनीतिक दल अपने संगठन में बड़े बदलाव करने लगे। पार्टी में जनता के बीच पैठ बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीजेपी में भी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को नए सिरे से मनोनीत किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी टीम के साथ जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इंतजार है तो बस चुनाव आयोग के फैसले का। चुनाव की तारीख सामने आते ही पार्टी चुनाव मैदान में लेकर उतर जाएगी। बीजेपी के मेरे सूत्र के हवाले से खबर मुझे मिल रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनावी रणनीति के बारे में बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत और अपना मुख्यमंत्री के एजेंडे पर चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी इस चुनाव में किसी कश्मीर चेहरे को उतारने की तैयारी में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस बार कश्मीरी कार्ड खेलने के पूरे मूड में। बीजेपी का फोकस विकास के साथ कश्मीरियत पर भी रहने वाला है। मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में जो विकास किया, उसे बीजेपी चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाएगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो नए कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल भी सक्रिय हो चुके हैं। पार्टी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत है। चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसके लिए पार्टी ने जमीनी स्तर पर गतिविधियों को तेज कर दिया। कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद को सीधे निशाने पर ले रही है। तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी मोर्चा थामे नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद लगातार दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक बैठक कर रहे हैं। अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं। जनता को नए विकल्प देने की बात कर रहे हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको गुलाम नबी आजाद का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने चुनावी तैयारियों को बताया। वहां नहीं थे, लेकिन आप जुड़ रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं थे, उन सब का मैं जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में कई पदों पे रहा, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इतना लोगों में जोश मैंने कभी नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मुझे अंदाज़ा होता इतना जोश का तो मैं बहुत पहले, अगर मैं आपकी दिल की धड़कनें समझता तो बहुत पहले। और इस बार जम्मू कश्मीर का जो चुनाव बेहद खास होने वाला है। गुजरात के बाद अगर कोई चुनाव साल 2024 के लोकसभा महासंग्राम में माहौल बना सकता है तो वो जम्मू कश्मीर का चुनाव है। और इस चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारी हर पार्टी कर रही है। और बीजेपी के लिए धारा 370 हटने के बाद यह चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।